Hello everyone, myself Damir Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। तो पिछली क्लास में हम रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। रेडिएशन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था। अब और एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा था। रेडिएशन कोई भी आती है तो उसमें एनर्जी कितनी होती है, H इंटू न्यू। ओके, मतलब किसी फोटोन की एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, या फिर अगर उसकी वेवलेंथ दे रखी है तो एच सी बाई लैम्डा, ये सब आप जानते हैं। और एच इज प्लैंक कांस्टेंट। नाउ अगर हम बात करें देखो कलर की, तो किसी भी बॉडी का कलर जो है वो दो रीजन से आता है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम रेडिएशन। ओके, रिफ्लेक्शन से कैसे कलर आता है, जैसे मान लो कोई एक ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ए ब्लॉक ऑफ ब्लू कलर, और इस पे जब वाइट लाइट गिरती है, जैसे सन से लाइट आती है तो वो वाइट लाइट होती है, उसमें सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। इस वाइट लाइट में ये क्या करता है, बाकी सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर देता है, केवल और केवल ब्लू लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू को वो ऑब्जॉर्व नहीं करता। ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, ब्लू को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सो ये ब्लू लाइट जब आपकी आईज पे गिरती है तो हमें एक सेंसेशन ब्लू का नजर आता है, तो हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्लू कलर का। बट जैसे अगर अंधेरे में देखें तो हमें ये ब्लू कलर नजर नहीं आता, क्योंकि वाइट लाइट नहीं है तो कुछ भी रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं हो रहा। दूसरा रीजन अगर हम बात करें रेडिएशन की, रेडिएशन से कलर कैसे आता है, तो जैसे मान लो कोई एक हॉट आयरन बार है, इतना गर्म किया है आयरन बार को कि वो अब लाल हो चुका है। अब उसका कलर लाल कैसे हुआ, तो अगर आप इसको अंधेरे में भी लेके जाएंगे तो भी इसका कलर आपको लाल ही नजर आएगा। तो वहां पर रिफ्लेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, प्योर रेडिएशन। जब आप आयरन बार को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, और वाइब्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या होगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेंगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को रेडिएट कर रही है इस प्रकार से, और जो रेडिएशन बाहर आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो रेडिएशन आपकी आंखों पे गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो लाल दिख रहा है, इसका मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, रेड है। ठीक है, आप आयरन बार को सिंपल लें, उसको गर्म करते जाते हैं तो वो लाल होता जाता है, उसके बाद वो और ज़्यादा गर्म करते हैं तो फाइनली वाइट हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंफ्रारेड, उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस प्रकार से कलर चेंज होते जाएंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ तक पहुँचते हैं ग्रीन तक, तब तक ये क्या हो जाता है, सारे कलर मिक्स होकर क्या बना देते हैं, वाइट। तो आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे या फिर लाइव देखा होगा जहाँ पर इंडस्ट्री में लोहे को पिघलाया जाता है, लोहा वाइट कलर का हो जाता है। ओके, तो दो कारण है, रेडिएशन एंड रिफ्लेक्शन। और कलर जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ध्यान रखना, लैम्डा पे कलर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। सो कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर कहीं लैम्डा चेंज हो रहा है मीडियम की वजह से, जैसे मान लो कि पानी के अंदर हम एक रेड कलर की बॉल रख दें, तो बाहर से देखोगे तो ये बॉल रेड नज़र आएगी या फिर कुछ और कलर नज़र आएगा, तो इसका कलर रेड ही नज़र आएगा, क्योंकि
यहाँ पर लैम्डा चेंज होगा, यहाँ पे लैम्डा 1 होगा, यहाँ पे लैम्डा 2 होगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी है, और वाइब्रेशन जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी हर एक मीडियम में क्या रहेगी? सेम रहती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें थी कलर के बारे में। एक इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज ये एक रेड कलर की गुब्बारा है, बलून है, और सेम एक दूसरा है ब्लू कलर का बलून, और इन दोनों पे हम वाइट लाइट गिरा रहे हैं, तो विच वन बर्स्ट फर्स्ट? सब इन दोनों में पहले कौन सा फूटेगा? ओके, या फिर वाइट नहीं, इस पे हम वाइट नहीं गिरा रहे, इस पे हम गिरा रहे हैं सपोज रेड लेजर गिरा रहे हैं, रेड कलर की लेजर गिरा रहे हैं इस पे, तो कौन सा पहले फूटेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर इसका रेड कलर है, इसका मतलब ये रेड कलर की लाइट को ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो लेजर लाइट इस पे गिरेगी, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो ये एक्सपांड नहीं करेगा, एक्सपांड नहीं करेगा तो फूटेगा नहीं। बट ब्लू कलर अगर दिख रहा है इसका मतलब ये बाकी सबको ऑब्जॉर्व करेगा, तो रेड लेजर को क्या करेगा? ये ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये एक्सपांड करेगा, और ये पहले फूटेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ शुरू कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा है, फाइनल पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ में पहली चीज तो ये कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन देन बॉडी रेडिएट्स एनर्जी। तो बॉडी क्या करेगी? एनर्जी को रेडिएट करेगी, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो। ओके, और दूसरी बात, अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना रेडिएशन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन हो रहा है। रेडिएशन इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन। ओके, अब जैसे मान लो अपन 3 केस लेते हैं। फर्स्ट केस, ये तीनों में सेम मटेरियल की बॉडी है, ओके, और तीनों का टेम्परेचर T है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर T सराउंडिंग, यहाँ पर T सराउंडिंग, T सराउंडिंग। पहले केस में T इक्वल टू T सराउंडिंग, मतलब इसका जितना टेम्परेचर है उतना ही इसका टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग के बराबर टेम्परेचर है बॉडी का, लेकिन ये टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो हीट रेडिएट होगी, है ना? तो जिस रेट से हीट रेडिएट होगी उसी रेट से हीट क्या होगी? अब्सॉर्ब भी होगी। इसका मतलब रेट ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। ओके, दूसरे केस में इफ T इज ग्रेटर देन T सराउंडिंग, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है,
तो अब हमें समझना पड़ेगा कि फाइनली क्या होगा कि ये बॉडी ठंडी होगी और सराउंडिंग के बराबर इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर सराउंडिंग के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा इसका मतलब इसने कुछ हीट रिलीज की है ना। हीट रिलीज की है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। देखो दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन भी होगा। तो अब्जॉर्प्शन कम है, रेडिएशन ज़्यादा है, और एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। दूसरे में अगर T लेस देन T सराउंडिंग है, इसका मतलब अब रेट ऑफ रेडिएशन कम है और अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तभी इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर बॉडी में हीट फ्लो दो तरीके से हो रहा है, मतलब एक तो रेडिएशन से बाहर जा रही है और अब्जॉर्प्शन से अंदर आ रही है। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब बाहर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है मतलब रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है। इट्स वेरी क्लियर। अब क्या क्या होता है जब किसी बॉडी पे, मान लो सपोज ये कोई स्लैब है और इस पे ये सपोज एक लाइट एनर्जी गिर रही है, क्यू इंसिडेंट, जो एनर्जी पर सेकंड गिर रही है उसको हम कह देते हैं क्यू इंसिडेंट। अब क्या क्या होगा इस एनर्जी के साथ, तो कुछ एनर्जी तो क्या हो जाएगी इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिसको कह देते हैं क्यू आर। कुछ एनर्जी इसमें से ऐसे जाके फिर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, अंदर से बाहर निकल जाएगी, इसको कह देंगे क्यू ट्रांसमिटेड। और कुछ एनर्जी इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी तो इसको कह देंगे क्यू अब्सॉर्ब। ओके, तो क्यू रिफ्लेक्टेड क्यू ट्रांसमिटेड बिल्कुल अलग है, और जो अब्जॉर्ब होगी एनर्जी क्यू एब्जॉर्ब ये अलग है। तो आप रिफ्लेक्टेड को रेडिएटेड मत मान लेना, ठीक है, ट्रांसमिटेड तो खैर निकल गई, बट रिफ्लेक्शन को कई बार रेडिएशन मान लेते हैं। नहीं, जब आप बॉडी को हीट देते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, और कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होती, इस अब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर रेडिएशन स्टार्ट होता है। अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन देखें, एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्यू इंसिडेंट जो एनर्जी थी वो कहाँ कहाँ गई, तो वो गई क्यू रेडिएटेड प्लस क्यू ट्रांसमिटेड प्लस क्यू एब्सॉर्ब्ड। सो यहाँ पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी उसी का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा और कुछ क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब अगर मैं पूरे को क्यू इंसिडेंट से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज 1 इक्वल टू QR upon QI is known as reflective power. QT upon QI is transmitted power. And QA upon QI is absorptive power A. Okay. Here R is reflective power. T is transmittive power और A is absorptive power. ओके, और एक बात और, ये सिर्फ नाम है इनके,
रिफ्लेक्टिव पावर इज रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ये कैसे हैं? डायमेंशन लेस, इनकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट लेस है। इनकी यूनिट आप वॉट मत कर देना कि अगर पावर है तो यूनिट वॉट होगी, एंड नहीं, ठीक है। तो तीनों का समेशन कितना होगा? 1। अब अगर मैं कहूँ कि R इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ट्रांसमिटेड 0, अब्जॉर्प्टिव 0। तो बॉडी कैसी है? प्योर रिफ्लेक्टिव बॉडी, ठीक है। जैसे हमारा एक बढ़िया मिरर, शानदार मिरर, उसकी रिफ्लेक्टिव पावर 1 तो नहीं बट 0.999 के बराबर हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब होगा उसमें भी। अगर ट्रांसमिटेड पावर 1 के बराबर है, इसका मतलब प्योर ट्रांसमिटिव, और अब्जॉर्प्टिव पावर 1 है तो प्योर अब्जॉर्प्टिव बॉडी। ओके, नाउ तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जो प्योर अब्जॉर्प्टिव हो? सो फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाने की सोची। अब हम ब्लैक बॉडी पे थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी विच अब्जॉर्ब 100%, जिसकी अब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर होती है इसकी 1। मतलब इस पे जो भी एनर्जी गिरेगी उसको ये पूरा क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा, ओके। और एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, और इसके साथ ही ये उसके बाद टोटल एनर्जी को रेडिएट भी करता है, मतलब एंड रेडिएट ऑल्सो, रेडिएट्स ऑल्सो। मतलब कोई बॉडी है, इफ दिस इज ए ब्लैक बॉडी, और इस पे आप अगर एनर्जी ई नॉट एनर्जी गिरा रहे हैं, तो ये ई नॉट की ई नॉट पूरी ये क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। और उसके बाद इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कुछ भी हो रहा है, उसके बाद ये एनर्जी को वापस रेडिएट कर देता है। जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वही एनर्जी बाद में वापस रेडिएट होती है। अब ऐसी बॉडी बनाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, फेरी। तो उन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाई विच इज़ नॉन एज फेरीज ब्लैक बॉडी। और ये कैसी ब्लैक बॉडी थी? सो दे उन्होंने कुछ ऐसी बॉडी बनाई इस प्रकार से, और उसके बाद इसमें यहाँ पे उन्होंने एक हॉल किया। सपोज दिस इज अ हॉल, ये एक हॉल बना दिया, और उसके सामने जस्ट सामने एक इंक्लाइंड वेज बना दिया, कुछ ऐसा। और ये कंप्लीट ब्लैक सरफेस थी। ब्लैक सरफेस आपको पता है कि वो ब्लैक क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो दिस इज फेरीज ब्लैक बॉडी। अब इसमें क्या होता है कि जब इधर से कोई लाइट इस पे गिरती है, इस हॉल पे, इस साइड से, तो वो लाइट आती है यहाँ पे टकराती है। और ये बनाई किसने थी, कैसे थी? तो लैम्प ब्लैक जो काजल होता है, काजल की एब्जॉर्प्टिव पावर 0.996 के बराबर होती है। मतलब उस पर अगर 100 जूल गिरेगा तो 99.6 जूल ऑब्जर्व हो जाता है।
तो कुछ 99% यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, फिर ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हुई होगी, वो फिर यहाँ पे 99 अब्जॉर्ब हो गई, फिर यहाँ से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, फिर यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ आई। ऐसे करते करते ये अंदर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन होते हैं, सो दैट लाइट कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ये जो हॉल है, दिस हॉल इज नोन एज ब्लैक बॉडी, क्योंकि इस हॉल पे जो भी लाइट गिर रही है वो अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हॉल के अंदर जा रही है, अंदर क्या सिस्टम हमें नहीं पता, लेकिन हॉल में जो लाइट गिर रही है वो अब्जॉर्ब हो रही है, और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसके बाद ये एनर्जी को वापस क्या कर देगी, रेडिएट कर देगी। तो ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। बट अगर हम नेचुरल ब्लैक बॉडी की बात करें तो वो ब्लैक बॉडी होता है आपका सन। सन एक प्योर ब्लैक बॉडी है, प्योर ब्लैक बॉडी। सन पे आप जितनी एनर्जी गिराओ उतनी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जितने भी स्टार्स हैं वो प्योर ब्लैक बॉडी होते हैं, इनकी अब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, 1 के बराबर। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल प्योर ब्लैक बॉडी नहीं है। हाँ, इसकी अब्जॉर्प्टिव पावर इसकी भी 1 होती है, इस पर जो भी आप एनर्जी गिराओगे वो सारी ये अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद ये एमिट नहीं करता या फिर रेडिएट नहीं करता। अब्जॉर्ब कर लिया बट उसके बाद ये रेडिएट नहीं करता, इसलिए ब्लैक होल प्योर ब्लैक बॉडी नहीं है। लेकिन सन एक प्योर ब्लैक बॉडी है। सन पे अगर आप 100 जूल एनर्जी गिराते हैं तो ये 100 की 100 अब्जॉर्ब कर लेता है और वापस आगे कुछ देर बाद वाया रेडिएशन 100 जूल एमिट भी कर देता है। इसको कहते हैं एमिशन। रेडिएशन का ही दूसरा नाम है एमिशन। ओके, लेकिन ब्लैक होल, उस पर आप जितनी एनर्जी गिराओगे वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। राम जाने वो उस एनर्जी का क्या कर रहा होता है, लेकिन बाहर कुछ भी मिलता हमें। तो ब्लैक बॉडी नहीं है ब्लैक होल। ओके, नाउ ब्लैक बॉडी या फिर कोई भी बॉडी एनर्जी को एमिट करती है या रेडिएट करती है, रेडिएशन कह लो एमिशन कह लो एक ही बात है, तो वो किस हिसाब से करती है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करते हैं, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मतलब अगर कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है तो एमिसिव पावर, ये एनर्जी एमिशन करती है। एमिसिव पावर क्या होती है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब पहली बात, एरिया कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे जो आपने एरिया लिया डेल्टा ए, ये एक्सपोज्ड एरिया है। दिस इज एक्सपोज्ड एरिया। ओके, तो वहीं की एनर्जी कंसीडर की जाएगी। जैसे मान लो कोई एक स्फीयर है तो उसका एक्सपोज्ड एरिया कितना होगा, 4πr²। ओके, और ये एनर्जी जो रेडिएट होती है ये किस टेम्परेचर की वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस। जैसे सन से हमारे पास लाइट आती है तो वो सन, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी या फिर उसके रिलेटेड जो टेम्परेचर है वो सन की सरफेस का टेम्परेचर है, ना कि उसके कोर का टेम्परेचर। ओके, अगर कोर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास एनर्जी आ रही होती तो हम अभी तक पिघल गए होते, या फिर अर्थ से भी जो
एनर्जी रेडिएट हो रही है वो सरफेस के टेम्परेचर से हो रही है, मतलब 25-30 डिग्री से। कोर का बहुत ज़्यादा है, उस टेम्परेचर से अगर एनर्जी आती तो हम अब तक अर्थ के टेम्परेचर के कारण पिघल गए होते। तो ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस। और एरिया इज एक्सपोज्ड एरिया। जैसे अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का एक्सपोज्ड एरिया कितना होगा, तो 2πr² प्लस πrl। लेकिन अगर मैं इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दूं तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप सिर्फ बाहर वाला एरिया देखेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी एमिट हो रही है अंदर कैविटी से वो वापस अब्जॉर्ब होती जा रही है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। तो जैसे एक मान लो एक ऐसा हेमिस्फीयर है और उससे एनर्जी रेडिएट हो रही है, पूरा होलो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट होगी तो ये एनर्जी तो वापस गिरेगी नहीं इस पर, तो ये इसका एक्सपोज्ड एरिया कितना हो गया इधर का 2πr²। लेकिन जो अंदर वाली सरफेस से एनर्जी निकलेगी वो हो सकता है कुछ निकल जाए, लेकिन कुछ ऐसे इधर वापस अब्जॉर्ब हो जाए। तो हम कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, ये वाला, कि इस एरिया से जो भी एनर्जी आ रही है वो फिर बाहर आ रही है, तो एक्सपोज्ड एरिया यहाँ पर ये होगा, ना कि अंदर का 2πr²। तो टोटल इसका एक्सपोज्ड एरिया हो जाएगा 3πr²। ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया मतलब जहाँ से एनर्जी बाहर आ रही है, जहाँ से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है वो एरिया। सो दिस इज एमिसिव पावर, और ये अब यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज एमिसिव पावर। नाउ, तो अभी तक हमने सिंपल टर्मिनोलॉजी देखी है किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड, या फिर इसके पहले वाला जो एक्सचेंज देखा था, T ग्रेटर देन T सराउंडिंग, T लेस देन T सराउंडिंग, दैट इज नॉन एज प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब कंटिन्यूस टर्म है और किरचॉफ्स लॉ पे बढ़ने के। ठीक है, सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स लॉ एंड फाइनली वी विल कंप्लीट रेडिएशन। उसके बाद हम KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन, बाय बाय।